नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? हम लोग इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 के लिए रोजगार विद अंकित चैनल की जो गागर में सागर बुक आती है, इस बुक को करेंगे। साथियों, काफ़ी अच्छी बुक है। लास्ट टाइम में रिवीजन के लिए आप लोग भी इसको परचेज करके रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बुक को हम चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जीएस में सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ेंगे। हिस्ट्री में है हिस्ट्री गागर में सागर, प्राचीन भारत का इतिहास। प्रागैतिहासिक काल, ऐसा काल जिसका कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, अतः हम कह सकते हैं कि इस काल का इतिहास पूर्ण रूप से उत्खनन प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर करता है। पाषाण काल, पाषाण काल का विभाजन 3 कालों में किया गया है: पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नंबर 3 नवपाषाण काल। पुरापाषाण काल या पूर्व पाषाण काल, पुरापाषाण संस्कृति का उदय अभिनूतन युग में हुआ था। पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी एवं नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल के समीप भीमबेटका नामक चित्रित शैलाश्रयों से भी पुरापाषाण काल की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। पुरापाषाण काल में हथियारों का आविष्कार एक महत्वपूर्ण घटना थी। पुरापाषाण काल को मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले पत्थर के औजारों के फलस्वरूप एवं जलवायु में होने वाले परिवर्तन के आधार पर 3 अवस्थाओं में विभाजित किया गया है। नंबर 1, निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल। निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम इस काल के उपकरण पंजाब पाकिस्तान की सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए हैं, जिस कारण इसे सोहन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल के उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है: नंबर 1, चॉपर चॉपिंग पेबुल संस्कृति, नंबर 2, हस्त कुठार संस्कृति। चॉपर चॉपिंग शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग H.L. मोबियस ने किया था। चॉपर उपकरण बड़े आकार वाले उपकरण हैं जो पेबुल से निर्मित थे। चॉपिंग उपकरण द्विधारी होते हैं। हस्त कुठार संस्कृति को मद्रासी संस्कृति भी कहा जाता है। सर्वप्रथम हस्त कुठार संस्कृति के उपकरण पल्लवरम मद्रास से रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्राप्त किए थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट को भारतीय प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। कुछ स्रोतों के अनुसार सोहन संस्कृति एवं मद्रासी संस्कृति के एक साथ मिलने के प्रमाण चित्तौड़गढ़ राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। निम्न पुरापाषाण काल या पूर्व पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान: सोहन नदी घाटी पाकिस्तान के पंजाब में, कश्मीर थार के रेगिस्तान का कुछ क्षेत्र राजस्थान के चित्तौड़गढ़ व डीडवाना में, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी। मध्य पुरापाषाण काल, फलकों ब्लेड्स की अधिकता के कारण इस काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल में खुरचनी तथा बेधक सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थे, जिस कारण इसे खुरचनी बेधक संस्कृति भी कहा जाता है। H.D. सांकलिया ने सर्वप्रथम मध्य पुरापाषाण संस्कृति चरण की खोज नेवासा महाराष्ट्र से की थी। H.D. सांकलिया ने गोदावरी नदी के तट पर स्थित नेवासा महाराष्ट्र को मध्य पुरापाषाण काल संस्कृति का प्रारूप स्थल घोषित किया है। साथियों, इस बुक में रिवीजन जिस तरीके से दिया है, ऐसा कहीं भी नहीं मिल सकता। काफ़ी अच्छा तरीका है इस बुक से रिवीजन करने का। और मैं जिस तरीके से आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ, आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को देखो और जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते चलो। तो आपको 2 तरीके से आपके दिमाग में जाएगा। आप आँखों से देखेंगे वीडियो में और कानों से सुनेंगे तो आपको ज़्यादा कंठस्थ चीज़ें हो जाएंगी। मध्य पुरापाषाण काल के प्रमुख स्थान: नेवासा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र का क्षेत्र गुजरात, चकिया उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, सिंगरौली बेसिन उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में, भीमबेटका गुफाएं मध्य प्रदेश, ब्यास बाणगंगा एवं सिरसा नदी घाटी हिमाचल प्रदेश में। उच्च पुरापाषाण काल, इस काल के प्रमुख उपकरण फलक ब्लेड पर आधारित थे। इन उपकरणों के निर्माण में चर्ट, जैस्पर एवं फ्लिंट इत्यादि बहुमूल्य पत्थरों का उपयोग होता है।
उच्च प्रापाषाण काल के प्रमुख स्थान बूढ़ा पुष्कर राजस्थान में, पटने, भटने एवं इनाम गांव महाराष्ट्र में, जोगदगा, बाघोर एवं भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में, सिंह भूमि झारखंड, रेनीगुंटा, बेमुला एवं कुंडूल में स्थित गुफाएं आंध्र प्रदेश में, सोरापुर दोआब का क्षेत्र कर्नाटक में। आधुनिक स्वरूप वाले मानव अर्थात होमोसेपियंस का उदय उच्च प्रापाषाण काल की एक मुख्य विशेषता है। उच्च प्रापाषाण काल की एक अन्य विशेषता हड्डी से निर्मित उपकरणों का प्रचलन भी है। भारत में सर्वप्रथम उच्च प्रापाषाण काल के अवशेष बेलन नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। भीमबेटका में गुफा चित्रकला का प्रारंभ उच्च प्रापाषाण काल में ही हुआ था। मध्यपाषाण काल। भारत में मध्यपाषाण काल हैलोसिन युग के साथ प्रारंभ हुआ था। मध्यपाषाण काल के उपकरण अत्यंत छोटे होते थे, जिस कारण उन्हें माइक्रोलिथ कहा जाता था। भारत में सर्वप्रथम मध्यपाषाण काल के उपकरणों की खोज C.L. कार्लाइल ने बिंद के क्षेत्र से की थी। मध्यपाषाण काल के उपकरण चैल्सेडोनी से निर्मित हैं तथा औजार बनाने की तकनीकी फ्लूटिंग कहलाती है। मध्यपाषाण काल के लोगों ने सर्वप्रथम कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। बागौर, भीलवाड़ा राजस्थान एवं आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से मध्यपाषाण काल के उपकरण प्राप्त हुए हैं। भारत में मानव अस्थिपंजर का सर्वप्रथम अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के महदहा एवं सराय नाहर राय से प्राप्त हुआ है, जो कि मध्यपाषाण काल का है। सर्वप्रथम बूचड़ खाने का साक्ष्य महदहा उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल के संदर्भ में हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में महदहा से प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 4 मानव कंकाल सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। आगे देखते हैं साथियों, एक बात और छोटे सा टाइम लूँगा आपको कि हम लोग जो है किताबों से कम पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें किताबों से पढ़ना चाहिए। किताबों में जितना मटेरियल मिल जाता है उतना, और उतने कम समय में हम यूट्यूब से या जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो कराते हैं उनसे नहीं कर सकते। जो रोजगार विद अंकित की गागर में सागर बुक हो या चाहे इनकी वीडियो आए, काफ़ी कम समय में ये ज़्यादा मटेरियल देते हैं। तो आप लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप कैसा कंटेंट और कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आगे लेखिया पुरास्थल उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक मानव कंकाल एवं दमदमा पुरास्थल उत्तर प्रदेश से सर्वाधिक समाधान प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल दमदमा से प्राप्त हुए हैं। झोंपड़ी का विस्तृत साक्ष्य चौपानी मांडो से प्राप्त हुआ है। भारत में मध्यपाषाण काल के सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के सर्वोत्तम नमूने लंगनाज गुजरात से प्राप्त हुए हैं। टेरी समूह तमिलनाडु से मध्यपाषाण काल के बालू के टीले तथा चर्ट एवं फ्लिंट से निर्मित अनेक उपकरण प्राप्त हुए हैं। मध्यपाषाण काल के प्रमुख स्थान बागौर राजस्थान, आदमगढ़ एवं भीमबेटका मध्य प्रदेश, लंगनाज लौटेश्वर गुजरात, बीरभानपुर पश्चिम बंगाल, टेरी समूह तमिलनाडु, महदहा सरायनाहर राय, लेखिया दमदमा चौपानी मांडो मोरहना पहाड़ उत्तर प्रदेश। अब नवपाषाण काल। नवपाषाण शब्द प्रथम बार जॉन लुब्बाक के प्रयोग में लाया था। नवपाषाण काल का प्रमुख औजार पत्थर की कुल्हाड़ी है। नवपाषाण काल के उपकरण पॉलिश किए गए पत्थरों से निर्मित हैं। कृषि का प्रारंभ सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। नाव का निर्माण सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ था। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, आपको देखने चाहिए। नाव का निर्माण सर्वप्रथम नवपाषाण काल में हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ से पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भारत में नवपाषाण काल के प्रथम स्थल की खोज टॉन्स नदी घाटी उत्तर प्रदेश में हुई है। बुर्ज होम कश्मीर में कब्र में पालतू कुत्तों एवं भेड़ियों को मालिक के शव के साथ ही दफनाया जाता था। कश्मीर में स्थित नवपाषाण काल के स्थलों बुर्ज होम एवं कुफकराल से
अनेक गर्तावास, मृदभांड तथा हड्डी के औजार प्राप्त हुए हैं। चावल धान का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से नवपाषाण काल के साथ ही ताम्र एवं लौह काल की संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। चिरांद बिहार से अत्यधिक मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि मुख्यतः हिरण के सींगों से निर्मित हैं। सर्वप्रथम नवपाषाण काल के साक्ष्य दक्षिण भारत में संगनकल्लू कर्नाटक एवं नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। कर्नाटक में स्थित नवपाषाण काल के स्थलों मस्की एवं पिक्कलीहल से राख के टीले, भस्म टीले प्राप्त हुए हैं। भारत में स्थित नवपाषाण काल के प्रमुख स्थान बुर्जहोम, कुफकराल कश्मीर, कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चिरांद बिहार, संगनकल्लू एवं पिक्कलीहल कर्नाटक, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश। अब प्रमुख साहित्य एवं ऐतिहासिक रचनाएं। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है जो कि पाणिनि ने लिखा। महाभाष्य अष्टाध्यायी पर टीका है, ये पतंजलि ने लिखा। नाट्यशास्त्र नाट्यकला पर प्रसिद्ध कृति है जो कि भरत मुनि ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, कथासरित सागर सोमदेव, कामसूत्र वात्स्यायन, अर्थशास्त्र मौर्य प्रशासन से संबंधित कौटिल्य चाणक्य की रचना है। कुमार संभवम कालिदास की रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की और मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त की और मृच्छकटिका छोटी मिट्टी की गाड़ी शूद्रक की रचना है। हर्षचरित बाणभट्ट की, कादम्बरी बाणभट्ट की, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन की, तंत्रलोक अभिनव गुप्त की। अब आइए आगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। नवीन शोधों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। रेडियो कार्बन 14 पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता का कार्यकाल 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के निर्माताओं के काल निर्धारण का महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल हैं। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में सैंधव सभ्यता का पता लगाया था। सिंधु घाटी की सभ्यता का आकार लगभग त्रिभुजाकार है। सिंधु घाटी की सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर आकलित किया गया। हड़प्पा के टीलों का अन्वेषण राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों को तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की विधि आती थी। हड़प्पाई लिपि पिक्टोग्राफ चित्रात्मक थी। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु घाटी की सभ्यता के प्रमुख स्थल हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, चान्होदड़ो सिंधु, कोटदीजी सिंधु और लोथल भोगवा नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे जो कि राजस्थान में स्थित है। लोथल गुजरात में, बनावली हरियाणा में, धौलावीरा गुजरात में, सुरकोटडा गुजरात में, राखीगढ़ी हरियाणा में, रोपड़ पंजाब में, रंगपुर गुजरात में, सुतका गेंडोर पाकिस्तान में और आलमगीरपुर मेरठ में स्थित है। मेरठ में हिंडर नदी के किनारे और रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रंगपुर मादर नदी के किनारे, सुतका गेंडोर दास्क नदी के किनारे स्थित हैं। अब हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा को अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। इस बुक में एक एक पॉइंट ऐसा दिया है कि एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। माउंट एबी एक टीला था जिस पर हड़प्पा शहर की सुरक्षा के लिए एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित सिंध नदी के दाएं तट पर लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग भी कहते हैं। मोहनजोदड़ो से एक अद्भुत निर्माण बृहत स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक न होकर जनतंत्रात्मक थी।
डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा सिंधु घाटी की सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से खोजी गई थी। इसे द्रविमोम विधि के द्वारा बनाया गया था। चानूदड़ो पाकिस्तान। इस स्थान से हड़प्पा संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। यह स्थान मनके, सीप, अस्थि तथा मुद्रा बनाने का एक प्रमुख केंद्र था। लोथल, गुजरात। लोथल में नगर को एक ही रक्षा प्राचीर से दुर्गीकृत किया गया था। लोथल बंदरगाह पश्चिमी एशिया से व्यापार का एक प्रमुख स्थल था। कालीबंगा, राजस्थान। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कालीबंगा में शवों का अंतिम संस्कार 3 विधियों के द्वारा किया गया था। कालीबंगा में किए गए उत्खननों से हड़प्पाकालीन सांस्कृतिक युग के 5 स्तरों का पता चला है। बनावली, हरियाणा। बनावली में जल निकास प्रणाली का अभाव था। बनावली स्थल से संस्कृति के 3 स्तर प्राक सैंधव, विकसित सैंधव और उत्तर सैंधव संस्कृतियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। धौलावीरा, गुजरात। धौलावीरा के निवासी जल संरक्षण की तकनीक को जानते थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था: दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। धौलावीरा से खेल का मैदान यानी स्टेडियम मिला है। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। तो आप देख पा रहे हैं कितनी फास्ट तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, और एग्ज़ाम के लास्ट टाइम में यही होता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रिवीजन करें जो आपने पढ़ा है। वैदिक काल या वैदिक सभ्यता। वैदिक काल को 2 भागों में विभाजित किया गया है: ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। वैदिक सभ्यता एक प्राचीन भारतीय सभ्यता है। वैदिक सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता के पश्चात अस्तित्व में आई थी। वैदिक सभ्यता को आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मूल रूप से वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। आर्य मूलतः एक भाषाई समूह था। वैदिक सभ्यता मूलतः एक ग्रामीण सभ्यता थी। वैदिक सभ्यता का ज्ञान वेदों से हुआ, अर्थात वेदों की रचना इसी सभ्यता के दौरान हुई थी। वैदिक शब्द वेद से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। वैदिक सभ्यता में आर्य शब्द गुण का द्योतक है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट। सर्वप्रथम प्रोफेसर मैक्स मूलर ने वर्ष 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया था। प्रमुख वेद। वेदों की कुल संख्या 4 है। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो सबसे नवीनतम वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है। इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल, 1028 सूक्त तथा लगभग 10,580 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल सबसे अंत में जोड़ा गया। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। गायत्री मंत्र के रचनाकार ऋषि विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। ऋग्वेद में 1 बार गंगा नदी तथा 3 बार यमुना नदी का नाम लिया गया है। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद को कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। जो कृष्ण है वो गद्य एवं पद्य दोनों में, शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में लिखा है। सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ होता है गान। सामवेद में यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद में मुख्यतः सूर्य की स्तुति के मंत्र तथा कुल 1875 ऋचाएँ हैं। अथर्ववेद सबसे बाद में लिखा गया है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्व अथवा अंगिरस थे। अथर्ववेद को अथर्वांगिरस वेद भी कहते हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। और अथर्ववेद में जादू टोना, तंत्र मंत्र, रोग निवारण, ब्रह्म ज्ञान तथा समाज निष्ठा इत्यादि विषयों का उल्लेख है। अथर्ववेद में ये भी बताया गया है कि सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। अथर्ववेद में 731 सूक्त, 20 अध्याय तथा लगभग 6000 मंत्र दिए हैं। वेद एवं उनके ब्राह्मण, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखें। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो हैं ऐत्रेय तथा कौशिकी।
यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं शतपथ तथा तैत्तिरीय। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं पंचविश तथा षणविश। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं गौपद। प्रमुख ऋग्वेदिक कालीन नदियाँ: सिंधु नदी जिसका आधुनिक नाम इंडस, शतुद्री का आधुनिक नाम सतलज, बिपाशा का ब्यास, वितस्ता का झेलम, परशनी का रावी, अश्कनी का चिनाब, गोमती का गोमल, सदानीरा का गंडक और कुंभ या कुंभा का काबुल है। प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक: सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है जिसके प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। योग दर्शन के पतंजलि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक दर्शन के कणाद या उलूक, पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी, उत्तर मीमांसा दर्शन के बादरायण, चारवाक या लोकायत दर्शन के चारवाक हैं। ये चीज़ें कितनी एकदम बढ़िया दी गई है इस बुक में। प्रमुख महाजनपद एवं राजधानी: अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, वत्स की कौशाम्बी, अवंती की उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल की राजधानी ऐछत्र और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य है। चेदी चेती जिसकी राजधानी सोत्यवती, काशी की राजधानी वाराणसी, गांधार की तक्षशिला, वज्जी की वैशाली और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ और सूरसेन की राजधानी मथुरा। आगे देखते हैं। मगध की राजधानी राजगृह गिरिब्रज दक्षिणी बिहार में, कौशल की राजधानी श्रावस्ती या कुशावती, कम्बोज की राजधानी राजपुर या हटक, मल्ल की राजधानी कुशीनगर या पावा। कुशीनगर में ही गौतम बुद्ध जी ने 483 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्यागे थे। अस्मक की राजधानी पोटल या पोटली, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। अब देखते हैं जैन धर्म। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव आदिनाथ को दिया जाता है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। महावीर स्वामी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: इनके जन्म से संबंधित दो तिथियां दी गई हैं, 540 ईसा पूर्व और 599 ईसा पूर्व। क्वेश्चन में एक ही डेट आएगी, ठीक है। जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली बिहार में। पिता का नाम सिद्धार्थ, बज्जी संघ के ज्ञात्रक कुल के प्रधान थे। माता का नाम त्रिशला जो कि लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा, पुत्री प्रियदर्शना, दामाद जामाली और इनकी मृत्यु 468 या 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की आयु में हुई थी पावापुरी में। जैन संगीतियाँ: पहली जैन संगीति पाटलिपुत्र बिहार में हुई थी जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। दूसरी जैन संगीति बल्लवी गुजरात में हुई थी जिसके अध्यक्ष थे देवर्धि क्षमाश्रवण। पंच महाव्रत: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। सत्य का मतलब सदा सत्य बोलना, अहिंसा जीव की हत्या न करना, अपरिग्रह संपत्ति एकत्रित न करना, अस्तेय का मतलब चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों को बस में करना। ये जो 4 महाव्रत थे पहले, ये ऋषभदेव जी ने जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे उन्होंने जोड़े। 5वां महाव्रत महावीर स्वामी जी ने जोड़ा था। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन जिसका मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सत्य में विश्वास, सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति संभाव रखना। 2 संप्रदाय हैं, श्वेतांबर जो सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले हैं और दिगंबर जो दिशाओं को अपना वस्त्र मानते हैं यानी कि नग्न अवस्था में रहते हैं। प्रमुख जैन तीर्थंकर एवं उनके प्रतीक: ऋषभदेव का प्रतीक है वृषभ, संभवनाथ का अश्व, सुपार्श्वनाथ का स्वास्तिक, अनंतनाथ का सेन, शांतिनाथ का मृग, मल्लनाथ का कलश, अरिष्टनेमि का शंख और पार्श्वनाथ का सर्पफन, महावीर स्वामी जी का शेर या सिंह। बौद्ध धर्म: बौद्ध धर्म की स्थापना 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में। गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य: इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और इनके पिता का नाम शुद्धोधन जो शाक्य गण के प्रधान थे और इनकी माता महामाया देवी कौली गणराज्य की कन्या थी और इनकी मृत्यु
बौद्ध के इनकी मृत्यु गौतम बुद्ध के 7 वर्ष बाद हो गई थी, यानी कि इनका लालन पालन इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। पत्नी यशोदा और पुत्र राहुल। सारथी का नाम चाण या चन्ना, घोड़े का नाम कंथक। मृत्यु इनकी हुई थी 483 ईसा पूर्व में, और इसी वर्ष में पहली बौद्ध संगीति भी हुई। गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं से संबंधित प्रतीक। जन्म से संबंध है कमल तथा सांड का। गृह त्याग से संबंध है अश्व का। ज्ञान पीपल का वृक्ष। निर्माण पद चिन्ह। मृत्यु स्तूप। मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं और महाविनिष्क्रमण गृह त्याग को बोलते हैं। बौद्ध धम्म, जिसके त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध साहित्य कौन कौन से हैं? त्रिपिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। 4 आर्य सत्य हैं: दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। बौद्ध संगीतियाँ। पहली बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। दूसरी बौद्ध संगीति 100 वर्ष बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी, और कालाशोक के शासनकाल में सावाकामी या सुबुकामी इसके अध्यक्ष थे। तीसरी बौद्ध संगीति लगभग 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने करवाई थी। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने ये तीसरी बौद्ध संगीति करवाई, जिसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। चौथी बौद्ध संगीति ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कनिष्क थे, और इसके शासनकाल में हुई थी कनिष्क में, और अध्यक्ष थे वसुमित्र। प्रमुख मत एवं आचार्य। अद्वैतवाद आदि शंकराचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य। द्वैतवाद माधवाचार्य। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य। शुद्धाद्वैतवाद बल्लवाचार्य। अब आइए इस्लाम धर्म को देखते हैं। इस्लाम धर्म में इस्लाम एक ईश्वरवादी धर्म है। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। 622 ईसा में पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी सम्मत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कुरान है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम धर्म 2 पंथों में विभाजित हो गया, शिया और सुन्नी। हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। इस्लाम धर्म का पालन करने वाले लोगों के द्वारा 5 आस्था के स्तंभ स्वीकार किए जाते हैं। अब आइए मगध साम्राज्य के प्रमुख वंशों को देखते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। मैं जिस तरीके से आपको वीडियो करा रहा हूँ, तो मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लें चैनल को। मैं इसी तरीके से आपकी थोड़ी थोड़ी करके मेहनत जो है हेल्प करता रहूँगा। हर्यक वंश 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार था, जिसका कार्यकाल 544 ईसा पूर्व में ये गद्दी पर बैठा। बिम्बिसार का उपनाम श्रेणिक था। बिम्बिसार ने लगभग 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी, और वह 492 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु ने लगभग 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा था। उदयन ने पाटलिपुत्र कुसुमपुरा नगर की स्थापना की थी। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन का पुत्र नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने गद्दी से हटाकर 412 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली में स्थापित की। शिशुनाग ने अवंती तथा वत्स राज्यों को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी उसका पुत्र कालाशोक था, और कालाशोक ने ही दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में करवाई थी। नंदवंश। नंदवंश सर्वाधिक धनी राज्य एवं अपनी विशाल सेना के लिए प्रसिद्ध था। नंदवंश का संस्थापक महापद्मानंद था, और नंदवंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर के समकालीन था। मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य
चंद्रगुप्त मौर्य अपने राजनीतिक गुरु कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंदवंशी शासक घनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस भी कहा जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। मैगस्थनीज जो यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया। भारत में रहकर मैगस्थनीज ने इंडिका नामक एक पुस्तक की रचना की। कौटिल्य चाणक्य ने राजनीति की एक प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की। मैकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ प्रिंस की तुलना कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र से की जाती है। कौटिल्य चाणक्य ने सप्तांग राजनीतिक तर्क संगतता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईसा पूर्व में उपवास के द्वारा श्रवणबेलगोला संलेखना या संतारा विधि से श्रवणबेलगोला कर्नाटक में अपने शरीर को त्याग दिया था। संलेखना प्रथा जैन धर्म में प्रचलित है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को शीर्षसेन कहा जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा था। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने भी डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। अशोक बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अशोक का उसके अभिलेखों में सामान्यतः नाम देवानाप्रिय पेदसी उल्लेख है। मास्की कर्नाटक के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन तथा दीपवंश के कर्मौली कहा गया है। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईसा पूर्व में पढ़ा था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग पर आक्रमण के समय कलिंग की राजधानी तोसली थी। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर की स्थापना की। अशोक के दीर्घ स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के शाहबाजगढ़ी तथा मानसेहरा अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई थी। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था, जिसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी तथा एक नए वंश की शुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की थी। मौर्योत्तर काल प्रमुख देशी राजवंश शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने अपने राजपुरोहित पतंजलि से 2 अश्वमेघ यज्ञ कराए थे। पुष्यमित्र शुंग को कलिंग नरेश खारवेल ने पराजित किया था। कलिंग नरेश खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। कण्व वंश देवभूति की हत्या उसके मंत्री वसुदेव ने कर दी और कण्व वंश की नींव रखी। कण्व वंश का अंतिम राजा सुशर्मा था। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने कर दी और सातवाहन वंश की नींव रखी। आंध्र सातवाहन वंश इस वंश की राजधानी प्रतिष्ठान पैठान थी, जो कि महाराष्ट्र राज्य में गोदावरी नदी के किनारे स्थित थी। यह वंश मात्र प्रधान था। इस वंश की राजकीय भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। ब्राह्मणों को भूमिदान में देने की प्रथा का प्रारंभ इस वंश के शासकों ने ही किया था। इस वंश का सबसे महान शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी था। मौर्योत्तर काल प्रमुख विदेशी राजवंश हिंद यूनानी सर्वप्रथम भारत की सीमा में प्रवेश करने का श्रेय डेमेट्रियस प्रथम को जाता है। हिंद यूनानी शासकों में सबसे विख्यात शासक मिनांडर था। बौद्ध साहित्य में मिनांडर को मिलिंद कहा गया है। बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हों में बौद्ध भिक्षु नागसेन तथा मिनांडर के बीच वाद विवाद का उल्लेख मिलता है। भारत में एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक कला हिंद यूनानी के द्वारा चलाई गई थी। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दे का प्रचलन भी हिंद यूनानी के द्वारा किया गया था। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक भारत में बोलन दर्रे से आए थे। प्रथम शक राजा मोगा तक्षशिला के प्रमुख शासकों में से एक था। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था, जिसका शासन
गुजरात के एक बड़े भूभाग पर था। रुद्रदामन प्रथम ने सुदर्शन झील गुजरात का जीर्णोद्धार किया। रुद्रदामन प्रथम संस्कृत भाषा का एक बहुत बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन प्रथम ने विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे पहले जूनागढ़ अभिलेख जारी किया था। आगे देखते हैं। पल्लव या पर्शियन। पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के पश्चात पार्शियन लोगों का आधिपत्य हुआ। भारत में पार्शियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मिथ्रेडेटस प्रथम था। पार्शियन लोगों का मूल निवास स्थान ईरान को माना जाता है। कुषाण। पहलवों के बाद कुषाण आए जो यूची या तोखारी भी कहलाते थे। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने 15 ईस्वी में की थी। भारत में कुषाण की शक्ति का वास्तविक संस्थापक भीम कडफिसस था। कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क था। कनिष्क को द्वितीय अशोक भी कहा जाता था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के पश्चात एक संवत चलाया जो कि शक संवत कहलाया था। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क ने कश्मीर विजय के पश्चात वहाँ कनिष्कपुर नगर की स्थापना की थी। कनिष्क के दरबार में चरक राजवैद्य रहता था जिसने चरक संहिता आयुर्वेद का विज्ञान लिखी। कनिष्क का राजकवि अश्वघोष था जिसने बुद्ध चरित नामक बौद्ध ग्रंथ लिखा। कनिष्क के दरबार में नागार्जुन, वसुमित्र एवं पार्श्व जैसे विद्वान भी रहते थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव द्वितीय था। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम के राज्याभिषेक की तिथि 319 ईस्वी है। इसे गुप्त संवत के प्रारंभ के रूप में जाना जाता है, अर्थात गुप्त संवत को चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करके अपनी राजनीतिक शक्ति में वृद्धि की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त शासकों में पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त था। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। किसके द्वारा? विंसेंट ए स्मिथ के द्वारा। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने संस्कृत भाषा में रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख के 7वें श्लोक में उसके विषय अभियानों का उल्लेख किया है। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर मुद्रित अप्रतिरथ व्याघ्र पराक्रमांक जैसे नाम उसके गौरवमय जीवन चरित्र का स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। समुद्रगुप्त को उसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए चित्रित किया गया है। समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी भी कहा जाता था। शकों पर विजय के उपरांत ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। शकों ने विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के चलाए थे। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ का निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने करवाया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह करके नागवंश के साथ अपने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह बाकाटक वंश के राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वानों की एक मंडली निवास करती थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 विद्वान कालिदास, धन्वंतरी, छपनक, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकपर, बारामीर तथा बररुचि थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में चीनी यात्री फायन भारत का दौरा किया। गुप्तोत्तर काल, पूर्व मध्यकाल। थानेसर का पुष्यभूति संघ वर्धन वंश। इस वंश का संस्थापक पुष्यभूति था। इसकी राजधानी थानेसर थी। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा प्रभाकर वर्धन हुआ जिसने परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन थानेसर की गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता था। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्षवर्धन की पराजय हुई थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग ने भारत का दौरा किया था।
हिनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भारत आया था। भारत में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था। प्रारंभ में हर्षवर्धन शिव की पूजा करता था, परंतु हिनसांग से मिलने के बाद वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा से जुड़ गया था। हर्षवर्धन की दरबारी कवि बाणभट्ट था, जिसने हर्षचरित तथा कादम्बरी की रचना की। हर्षवर्धन के द्वारा संस्कृत भाषा में रचित नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली एवं नागानंद हैं। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल शासकों ने बंगाल प्रांत में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। गोपाल ने औदंतपुरी में एक मठ की स्थापना भी की थी। पाल वंश के अन्य प्रमुख शासक धर्मपाल, देवपाल, महिपाल प्रथम और रामपाल इत्यादि थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था। धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। सोमपुर महाविहार का निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष में सबसे पहले पाल वंश की तरफ से धर्मपाल ने भाग लिया। पाल, प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट राजवंश के मध्य कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। संगम काल, संगम के आयोजन में तमिल कवि तथा विद्वान एकत्रित होते हैं। संगम तमिल कवियों तथा विद्वानों की एक सभा मंडल था। पहला संगम अगस्त ऋषि संरक्षक थे, पांड्य राजा। आयोजन स्थल था मदुरई। दूसरा संगम अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे, संरक्षक थे पांडव राजा। कपाटपुरम इसका आयोजन स्थल था। तीसरा संगम नक्कीरर, पांड्य राजा इसके संरक्षक और आयोजन मदुरई में। पांड्य शासकों के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित हुए थे, जिनमें संकलित साहित्यों को संगम साहित्य की संज्ञा दी गई है। संगम साहित्य में 3 महत्वपूर्ण राज्यों चोल, चेर एवं पांड्य का उल्लेख किया गया है। संगम कालीन प्रमुख साहित्य एवं उनके लेखक, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप लोग पढ़िएगा। तोल्काप्पियम, जिसके लेखक हैं तोल्काप्पियर। तिरुक्कुरल, जिसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। शिल्पाधिकारम, जिसके लेखक हैं इलंगो आदिगल। मणिमेखलई, जिसके लेखक हैं शीतलई सत्यनार। जीवक चिंतामणि, जिसके लेखक हैं तिरुत्तकदेवर। ठीक है। अब लास्ट में प्राचीन भारत के कुछ 2-3 पॉइंट और हैं, जैसे तिरुक्कुरल को लघु वेद, पंचम वेद एवं तमिल बाइबल की संज्ञा दी गई है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये तिरुक्कुरल किसने लिखा था? तो ये तिरुवल्लुवर ने लिखा था। संगमकालीन साहित्य काव्य शैली में लिखा गया था। तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में कावेरी नदी की स्तुति की गई है। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम, मणिमेखलई, जीवक चिंतामणि, बलयपति, कुंडल केसी। तो साथियों, हमने अब तक प्राचीन भारत का इतिहास इतने कम समय में किया है। आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, आपसे रिक्वेस्ट है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास इसी तरीके से करवा दूंगा, और इसी तरीके से हम लोग इस बुक को कंप्लीट करेंगे। तो थैंक यू सो मच। थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगी हो, मेहनत मेरी अच्छी लगी हो, तो आप लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब कर लें। और कुछ भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।